नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट। सबसे बड़ी खबर जिससे आज हम शुरुआत कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और अमेरिका के रिश्ते को लेकर है। बहुत जरूरी है ये आपको आज याद दिलाना कि एक समय था जब इसी मुल्क अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की तरफ क्या रुख रखा था। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर बदली, सब कुछ बदला। आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ी बहुमत के साथ आए हुए प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बराक ओबामा का न्योता स्वीकार किया है। सितंबर में अमेरिका वो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि उसी समय नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात होगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मौजूदगी इस बात का संकेत दे गई कि सियासत और सत्ता पुराने समीकरण बदल देती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का न्योता भी कबूल कर लिया, जिसके बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में दोनों देशों के बीच ये बेहद खास मुलाकात होनी है। चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद ओबामा ने अपने बधाई संदेश में नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था। So it's a clear signal. यह इस बात का संकेत है कि भारत के साथ रिश्ते को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है और कैसे इसे मजबूत बनाया जाए। दूसरी तरफ चीन के साथ भारत के रिश्ते भले ही संवेदनशील रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद चीन के रवैये में भी बदलाव आया है और कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का तरीका चीन से मिलता जुलता है, लिहाजा रिश्तों में मजबूती आएगी। जानकारों की माने तो अब चीन हो या अमेरिका, भारत से दोस्ती की होड़ सब में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अपने पर्सनल उससे उठ के राष्ट्र हित में इस रिलेशनशिप को एक डिसाइसिव एज देना चाहते हैं और सितंबर में मिलना चाहता है, ये एक बहुत वेलकम मूव है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी और 2005 में अमेरिका ने मुख्यमंत्री रहे मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शपथ ग्रहण में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आना और फिर अमेरिका और जापान से बुलावा बदली हुई तस्वीर पेश कर रहे हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था ने सबूतों की कमी के आधार पर 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को किसी भी तौर पर जिम्मेदार मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मोदी को वीजा के मसले पर अमेरिका अपनी रुख पर कायम रहा। अब जबकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, तो संबंधों का सौदागर अमेरिका अपनी बाहें फैलाने को मजबूर हुआ है। नरेंद्र मोदी ने भी कड़वे व्यक्तिगत अनुभव को भारत अमेरिका संबंधों के रास्ते नहीं आने दिया है। आखिरकार विश्व व्यवस्था में भारत को अपने कदम मजबूती से जो रखने हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन शालिक राम के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा उमा की रिपोर्ट बता रही थी, यही होता है सियासत में, यही होता है डिप्लोमेसी में, तस्वीरें बदलती है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि जिस वीजा के अमेरिका के मना करने के बाद की स्थिति थी, उसके बाद उनको लंदन जाना था और उस समय नरेंद्र मोदी ने उस यात्रा को भी कैंसिल किया था। उस समय अजीब अजीब किस्म की बातें कही जाती थी और बहुत विरोध था नरेंद्र मोदी का। तो ये बड़ी बदली हुई तस्वीर है। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के दो जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर बदलाव है या एक शुरुआत है जिसके परिपक्व होने में वक्त लगेगा। जयदेव रानडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक काटजू हमारे साथ मौजूद है। जयदेव रानडे, आपको क्या लगता है कि ये वाकई एक बड़ी बदलाव की तस्वीर है या ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगी? नरेंद्र मोदी बीजेपी का गवर्नमेंट में आना 10 साल के बाद, ऐसा नहीं कि एकदम झटके से रिश्ते बदल जाएंगे। नहीं, पर मेरे ख्याल से जो कदम उठाए जा रहे हैं, अमेरिका ने जो निमंत्रण दिया है और मोदी
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक्सेप्ट किया है वो एक मेजर डेवलपमेंट है। और जो रिलेशनशिप इतनी नाजुक लेवल पे पहुंची थी, नाजुक तौर पे पहुंची थी, उसको ऑन ट्रैक लाने के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। और मेरे ख्याल से जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के लिए बहुत जब ही आप नाजुक कहते हैं, हल्का सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक समय था जहां पर कहा गया कि मनमोहन सिंह और वॉशिंगटन के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो आपको कब लगता है कि ये वो नाजुक दौर में एंटर की ये रिलेशनशिप? देखिए, एक समय था जब रिलेशनशिप बहुत ऊंचाई पे पहुंची भी थी और बहुत इंटरैक्शन हुआ करता था। उसके बाद जब इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर रिलेशनशिप तय हुआ था, उसके थोड़े महीने के बाद जब ये लायबिलिटीज बिल वगैरह की डिस्कशन हुई, तो तब से थोड़ी रिलेशनशिप स्लाइड होने लगी। उसके बाद हमारे वो डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े का जो केस हुआ था, उसमें सही तौर पे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की थोड़ी निगलेक्ट थी, अगर हम चैरिटेबल कहें तो उससे भी रिश्ता काफी रिश्ता ये सुनना चाहता था कि आप लोग ये मानते हैं कि रिश्ता वहां पर नाजुक हुआ था? जी जी। मेरे साथ काजू साहब मौजूद है। काजू साहब, हम वापस जाने की उनके पास कोशिश करेंगे। राहुल जी, एक और पॉइंट है कि अमेरिका से आप बातचीत करिए, नवाज शरीफ को आपने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, ये सारे वर्ल्ड प्रेस के लिए बड़ी कमाल की तस्वीरें होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी उन व्यक्तियों में से भी हैं जिनको एक इंटरनल कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी एड्रेस करनी है। देश के अंतर में जो लोग हैं, देश के अंदर हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जिनको पता है कि ये मुल्क आतंकवाद के निशाने पर कितने लंबे समय से रहा है। तो एक तरह से वो पहल करना नरेंद्र मोदी के लिए ठीक है, लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ की इंटरनल कंस्टिट्यूएंसी उनसे क्या चाहती है। जरूर, इनफैक्ट वो कंसिडरेशन काफी वे करेगी मेरे ख्याल से मोदी साहब पे। और जब ये स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी दिल्ली में, उन्होंने काफी बोल्ड स्टेप लिया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके सब लोगों को बुलाया। और उसी के पहले आपको याद होगा, चंद दिन पहले हेरात में हमला हुआ था हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर। और मेरे ख्याल से वो विषय जरूर डिस्कस की गई होगी नवाज शरीफ से। और मेरे ख्याल से मोदी जी ने अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट काफी क्लियरली उनको बताया होगा। तो रिलेशनशिप कैसी डेवलप होगी, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कोर्ट में है। क्या किसी किस्म, हाँ, अब मैं यही इसी पर आ रहा था कि क्या किसी किस्म का दबाव होगा पाकिस्तान के ऊपर कि नरेंद्र मोदी पहल कर रहे हैं अमेरिका से मिलने के लिए, अमेरिका उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ जो है, हम सब जानते हैं, उन्होंने अंतर्विरोध झेलकर फैसला हमारा न्योता एक्सेप्ट किया, स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए नरेंद्र मोदी के। तो ये सारे मूव्स हो रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं के ऊपर बराबर का ऐसा नहीं नवाज शरीफ कम दबाव में होंगे इस पूरे मसले को लेकर, और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कम दबाव में होंगे इस पूरे मसले को लेकर। जी जरूर, मैं तो थोड़ा डिफर करता हूं। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ पे इतनी दबाव नहीं थी। वो एक कंसेंसस किया था उन्होंने यहाँ आने का। हेरात का जब अटैक जो हेरात के ऊपर हुआ था, एली लश्कर तैयबा ने जो माउंट किया था, उसका फेलियर के न्यूज आने के बाद ही उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस कन्वे कर दी कि हम आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कम्प्लिसिटी है वहाँ पे। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जरूर इंडियन पब्लिक जो है वो यही समझेगी कि अब इन्होंने जो प्रोजेक्शन की थी स्ट्रांग लीडर, डिसाइसिव लीडर, तो वो वही चाहेंगे कि आतंकवादियों के ऊपर थोड़ा मतलब काफी सख्ती दिखाई जाएगी। पर जहां तक अमेरिका का सवाल है, मेरे ख्याल से लोग वेलकम करेंगे ये स्टेप, क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे रखने से इकोनॉमिक परिस्थिति पे बहुत सुधार आएगा। यादें जो हैं कभी कभी बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन धारणाएं जो हैं वो बहुत लंबी चलती हैं। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा हुई थी, उसके बाद कारगिल की तस्वीर घटना सामने आई, धारणा जो उस समय बनी, एक हिस्से की बहुत बड़ी ये धारणा बनी कि साहब देखिए वो तो अमन चैन की बात कर रहे थे और पाकिस्तान ने इस तरह से, ये धारणा बनी। अब उसकी पेचीदगियां, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज वो आप और हम आज चर्चा कर सकते हैं उस पर, लेकिन आम आदमी इतनी बात नहीं समझेगा। आम आदमी को ऐसा लगा कि आप देखिए कमाल है, पाकिस्तान इस तरह से दोस्ती के जब हाथ बढ़ाया जाए तो इस तरह से रिएक्ट करता है।
लोग, कई सारे लोग भी ये सोचते हैं कि अमेरिका को जो पाकिस्तान पर भारत के वीज़ावी दबाव डालना चाहिए वो नहीं डालता। क्या ये सब स्थितियां एक मजबूत प्रधानमंत्री के बैठने के बाद नरेंद्र मोदी को, जब मैं मजबूत कहता हूं उसमें आंकड़ों का, आप जानते हैं डेमोक्रेसी में बहुत अहमियत होती है, क्या एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर के बैठने के बाद ये तस्वीर बदलेगी? खैर, आशा है कि अब फोकस जो है हमारी सेल्फ रिलायंस पे होगी, हमारे स्ट्रेंथ बढ़ाने पे होगी, और बेसिकली भारत को अपने आप ही अपने प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ेगा। अमेरिका के दबाव पाकिस्तान पे, मतलब हम लोग ये ना सोचे कि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव करेगी और फिर आतंकवाद जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे, हमें अपने करना पड़ेगा। और जहां तक अमेरिका है, उसके साथ संबंध हमें अपने आप बनाने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट से। ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध क्या है। जरूर हमें प्रेशर करना चाहिए अमेरिका को कि पाकिस्तान ये कर रही हैं और ये गलत बातें हैं, पर हमारी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए अमेरिका के साथ, और बहुत फायदे होंगे हमें भी और उनको भी। तो ये नहीं कि सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट, हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में तमाम समस्याएं हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि वो सबसे बड़ा, सबसे प्राथमिक एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, अमेरिका से उस फ्रंट पे एक अमेरिका जो एक समय जो है आउटसोर्सिंग जैसे मसलों पर आपके खिलाफ खड़ा नजर आया था, क्या वो रिश्ते बेहतर होंगे या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसकी जरूरी है, टेक्नोलॉजी जिसकी जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जिसकी जरूरी है। तो तीन चीज तो सीधा ही अगर रिलेशनशिप अच्छे हुए और अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को इंप्रूव करें, तो इनके आने की संभावना है। और कोई देश है नहीं ऐसा, एक जापान है, वो वहां से हो सकता है, नहीं तो अमेरिका है। तो ये तो मेरे ख्याल से मोदी जी के प्रायोरिटी लिस्ट में होगी। खासतौर पर पिछले 2 साल का जो माहौल रहा है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट आकर गया, और बहुत इस बात पर चर्चा हुई है, क्या उसको हम बदल पाएंगे? अमेरिकन इकोनॉमी में, वहां की अर्थव्यवस्था में, हम सब उस मुल्क की यात्रा करते हैं, पिछले ही वक्त में रिवाइवल हुआ है। वो खुद अपने बहुत तकलीफ और मंदी के दौर से अमेरिका गुजर रहा था। तो क्या ये सब चीजों को आप एक सेकंड के लिए हम सोचें कि पाकिस्तान और टेररिज्म का एजेंडा पीछे चला जाता है, क्या इन एजेंडेस पर सितंबर तक नरेंद्र मोदी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? क्या एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट हो कि भारत में एक बेहतर सरकार है, एक मजबूत सरकार है, नंबर्स है, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, वापस देखिए भारत के बाजार की तरफ, इतना मत घबराइए भारत के बाजार से? मेरे ख्याल से ये उनका, जैसा मैंने कहा, प्रायोरिटी होगी। हाँ, क्योंकि मुख्य बात तो ये है कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, और उसके लिए जो रेजिम है, इन्वेस्टर फ्रेंडली रेजिम बनानी चाहिए। तो रूल्स में बदलाव लाना चाहिए। जो मैं सुनता हूं लोगों से, इकोनॉमिस्ट से, फॉरेन इन्वेस्टर्स से, वो कहते हैं कि हमारे टैक्स लॉज जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है। इनफैक्ट इस हद तक कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बाहर जाना बाहर जा रहे हैं, पसंद करने लगे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। सही बात है। तो लोग कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो। हाँ। जिस तरीके से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, डिलीवरी सिस्टम बेहतर करो, टैक्स के को स्ट्रक्चर। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, हांगकांग में या कई अदर ऐसे देशों में, सिंगापुर में, वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर पे की जिम्मेवारी है कि एक बारी आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया, और वो 2 पेज का रिटर्न होता है, मतलब एक पन्ने पे 2 साइड पे होती है, आपने फाइल कर दिया, तो एक डेट तय है, जिस डेट तक आपको उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, और अगर रिफंड मिलना है आपको तो वो आना चाहिए, नहीं तो चिट्ठी आनी चाहिए कि आपने साहब ये मिसकैलकुलेशन की है, इतना पैसा और जमा कर दीजिए, बात खत्म। अगर नहीं मिलता है आपको रिफंड, तो स्टेट जो है आपको इंटरेस्ट देगी, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके तनख्वाह में थोड़ा बहुत ये प्यूनिटिव मेजर लगेगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? आजकल हमारे पास सब कंप्यूटराइजेशन है। ये तो पता है कि कौन इनकम टैक्स रिटर्नीज हैं, वो फाइल कर रहे हैं। ऐसी चीजें करने लगे तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट में सुधार होने लगेगा। जयदेव राणे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने
कि हम काटजू साहब के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। मसला बहुत स्पष्ट है कि लोगों को इस मीटिंग से, इस मुलाकात से नरेंद्र मोदी की ओबामा के साथ, अभी शायद आपको लग रहा है कि वो तो सितंबर में होनी है, हम आज की चर्चा कर रहे हैं, बहुत उम्मीद होगी, क्योंकि हिंदुस्तान बाकी मसलों के अलावा एक बदले हुए इन्वेस्टमेंट, निवेश के माहौल में, इन्वेस्टमेंट के माहौल में आने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी का एक यकीनन बड़ा एजेंडा होगा। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का यहां पर, उसके बाद कुछ दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे सांसद जो है इस लोकसभा में नए आए हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं डेमोक्रेसी के मंदिर में, प्रजातंत्र के मंदिर में संसद पहुंचने के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो जरा सोच कर देखिए कि देश के प्रजातंत्र के मंदिर में अगर आप पहली बार कदम रख रहे हो, वो भी एक सांसद बनकर, जनता के नुमाइंदे बनकर, तो आपको कैसा महसूस होगा। तमाम तरह के इमोशंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, और इन सबको जानने की कोशिश की मेरे साथी मनोरंजन भारती ने, जिन्होंने इन सारे सांसदों से ज्यादा, कई ही ज्यादा संसद और संसद के सत्र देखें। जरा ये देखिए। मनोज तिवारी है हमारे साथ। सर, आपने शपथ लिया तो कोई कागज उगज बिना देखे ही शपथ लिया आपने? हाँ सर, मैंने उसको याद कर लिया था। मुझे लगा कि ये शपथ दिल में उतरना चाहिए, और बहुत बड़ी शपथ है मेरे लिए। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं, गांव का व्यक्ति हूँ, मेरे घर में कोई मुखिया भी नहीं बना है। मुझे लगता है कि मेरी माँ आज बहुत खुश होगी, तो मैं सोचा कि इतना बड़ा शपथ जीवन में ले रहा हूँ तो याद करना चाहिए, और 5 मिनट देखा, याद हो गया। मतलब डायलॉग जो याद करने की आदत है वो काम आ गई। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि सबने देखा है कि मुझे डायलॉग याद हो जाता है, बट ये डायलॉग तो पूरे 5 वर्ष के कर्तव्यों का डायलॉग है, तो उसको तो याद करना बहुत जरूरी था। तो लोग सब पूछ रहा है कि मनोज तिवारी यमुना बिहार रहियन कि जयन मुंबई? ना, हम जमुना बिहार में रहब, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहब, और रहे लागल बानी। अभी रहे कि नहीं किया सबका मालूम, बस 16 से हम MP चुनाइल बानी, और तब से हम वहीं बानी। अभी आपसे बात करके वहीं जाता नहीं। तो भोजपुरी में शपथ काहे न लेला? भोजपुरी में लेवे खातिर हम अप्लीकेशन कैले रहनी, लेकिन भोजपुरी संविधान के भाषा नहीं खे, तो हमके परमिशन नहीं मिलल। और पूरा विश्वास बा कि अगला साल जब हमनी के फिर से सांसद बनल जाई तो भोजपुरी में लेवे खातिर व्यवस्था हो जाए। यही बात में कुछ गुनगुना दो। अरे 80 से का के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, मैं में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। देखो, मुझे तो बहुत खुशी है। मैं 7 जून 1984 में छोड़ गया था, अब 30 साल हो गए, और आज जाके बड़े नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुआ, बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ, एंड आई एम हैप्पी टू बी बैक। लेकिन जो चुनाव आपने अमृतसर में लड़ा, क्या उसी तरह से फ्रंट फुट पे भी यहाँ भी खेलेंगे? मैं फ्रंट फुट पे था क्या? हाँ, मुझे अच्छा लगा आपको? नो, इट वाज अ गुड फाइट। लोगों ने जयपाल रेड्डी के बजाय आपको क्यों चुना? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जयपाल रेड्डी जी जो है वो खाली दिल्ली आने के लिए जो है ना वो लड़ रहे थे इलेक्शन, और हम लोग जो है जो तेलंगाना हमने लाया, फिर उस तेलंगाना को पुनर्निर्माण करने के लिए हमारी लड़ाई थी। तो पब्लिक को ये मालूम था कि जो केसीआर 12 साल लड़े तेलंगाना के लिए, वो ये आदमी ताकतवर है जो वापस तेलंगाना को पुनर्निर्माण कर सकता है। वो मतलब वो विश्वास पब्लिक के अंदर में आ गई थी। जहां हम 16वीं लोकसभा की बात करें, युवा होने के नाते मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज हमारे देश की बात करें तो ना तो युवाओं को प्रॉपरली रोजगार मिलता है, जहां बात करें
डेवलपमेंट की, तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव लेवल पर, देहात लेवल पर है, वो आज बड़ा बिगड़ा हुआ है और एजुकेशन डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर नहीं हुई। तो युवा होने के नाते सबसे पहली आवाज़ यही उठाने का काम करेंगे। इन 3 मुद्दों पर युवाओं की लड़ाई लड़ने का बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा और कभी ड्रीम था कि यहाँ से जाकर आम जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो वो ड्रीम पूरा होता हुआ अच्छा लगा देख करके। और हम लोगों के लिए कोई फैसिनेशन या उस तरह की बात नहीं, लेकिन एक कॉज सबसे बड़ा जो है कॉज लगा कि यहाँ से, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा 16-17 साल से, उस कॉज को स्पॉज किया जा सकता है। निश्चित रूप से मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी को पूरे देश के मानचित्र पर स्थापित करने की इच्छा है, उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की इच्छा है और मां जानकी सर्किट और रामायण सर्किट के माध्यम से सीतामढ़ी को पूरे देश के पवित्र स्थलों में शामिल करा करके उसको विकसित करने की हमारी पूरी इच्छा है। शपथ ग्रहण वाले दिन ही कोई सांसद अगर अपनी अलग छाप छोड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? हमारे साथ गुजरात के सांसद हैं। आपका पूरा नाम क्या है? देवजी भाई गोविंद भाई ठाकुर। और आप कहां से सांसद चुने गए? सुरेंद्र नगर 9 सुरेंद्र नगर 9 काठियावाड़। तो आज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए आपने जो वेशभूषा अपनी तय की, ये वहाँ की परंपरागत वेशभूषा? हाँ, वहाँ का जो मैं सुनकर आया हूँ, यहाँ परंपरा 1 साल में यह मेला होता है। आनंद आता है तभी। आपने जो पजामा पहना है वो बिल्कुल अलग तरह का है, इसके साथ अचकन आपने पहनी है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में आपको गर्मी लग रही है या? नहीं, वो हमको गर्मी नहीं लग रही है। गर्मी तो क्या, अभी अब आप उसे में आप इसे बिठाकर वो कोई काम करा सकते हैं तो हम काम भी करते हैं। आई एम स्पेशली दिस टाइम बिकॉज उन्होंने कहा है कि वो गंगा के लिए कुछ शुद्धिकरण करने वाले हैं। सारे मिनिस्टर्स को बुला के बात किया है कि गंगा माँ, गंगा अगर वो उधर वाराणसी से गंगा है तो मथुरा से यमुना भी है। यमुना इज ऑल्सो गंगा सिस्टर। सो आई एम टेकिंग दिस इश्यू एंड देन आई एम टॉकिंग टू मोदी जी फॉर क्लेंजिंग द रिवर यमुना। 16वीं लोकसभा हुई है तो एक बहुत बदलाव हुआ स्वरूप है। 315 नए मेंबर आए हैं। आपके बहुत पुराने साथी नहीं आ पाए हैं। आप क्या सोचती हैं इसे? नहीं, मेरे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मेरे काफ़ी सहकारी पुराने वाले थे जो उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा काम भी किया, फिर भी इलेक्शन हारे। लेकिन नए लोग आएंगे, शायद अच्छा काम करेंगे, लेकिन पुराने की यादें हमेशा मन में रहेगी और वो भी अगले टाइम ज़रूर चुन के आएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से ही, मुझे हर दिन जब मैं पेपर खोलता हूँ या टीवी में देखता हूँ मैं, तो आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि बहुत रिवोल्यूशनरी डिसीजंस मोदी जी ले रहे हैं। चाहे वो काम करने की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे भाई भतीजी की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। हम यहाँ बहुत आशाएं लेके आए हैं क्योंकि तेलंगाना एक अलग राज्य अभी नया बना है, तो हमें तो बहुत होप्स है कि डेवलपमेंट बहुत करना है। तो हमारे लोगों के हक के लिए हमने इतने दिन लड़ा है, अभी आगे जाके डेवलपमेंट के लिए भी लड़ना है। इस देश की जनता ने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आदरणीय नागरिकों ने जो रखी है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी दिक्कत अवश्य होती है पहली बार कोई भी नया सांसद गृह में जब जाता है, पर सीनियर जो सांसद थे हमारे गुजरात से भी थे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। पगड़ी, आपने पीली पगड़ी जी, भगत सिंह का ये पगड़ी का स्टाइल है और भगत सिंह की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भगत सिंह को इस बात की चिंता नहीं थी कि देश में आज़ादी कैसे आएगी, चिंता इस बात की थी कि आज़ादी के बाद देश कैसे हाथों में जाएगा। मैं 1-2 बार पिताजी के साथ आया था, उसके बाद में कभी नहीं आया और हमेशा मन में सोचता था कि तभी आऊँगा जब मैं सांसद बन जाऊँगा। तो जब मैं विधायक बना उसके बाद भी एक बार मैं पार्लियामेंट के सामने से निकल रहा था, तब मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मोदी जी के साथ काम करूं और मैं यहाँ पर आऊं। तो मेरे ऊपर ये जो जिम्मेदारी आई है इसका मैं पूरी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा इसको निभाने के लिए।
पिता पुत्र दोनों संसद में हैं, दोनों सांसद हैं। रामविलास पासवान जी पुराने सांसद हैं, कई बार चुनकर आए हैं, आप पहली बार चुन के आए हैं। एक हेल्दी कंपटीशन का भाव रहेगा पिता पुत्र के बीच? नहीं, बिल्कुल कोई कंपटीशन का भाव नहीं है। उनसे मुझे बहुत सीखना है। बचपन से उन्हीं से सीख रहा हूँ। आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से ही हूँ। हकीकत में ही इज़ लाइक फॉर मी, वो सूर्य की तरह, ही इज़ लाइक द सन, वॉट एवर ही एमिट्स इज वॉट आई रिफ्लेक्ट। लेकिन आज जहाँ है उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। नहीं, देखिए योगदान है, बट संस्कार तो उन्हीं के ही हैं। उन्हीं से सीखा, उन्हीं चीज़ों को अमल में लाया और खुशी है कि परिणाम अच्छे रहे। पहली बार आज दिल्ली में पार्लियामेंट में आए हैं। आज हमारा वोट्स टेकिंग हुआ और बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज सिर्फ हम अपने राज्य को नहीं, लेकिन कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, हमारे लोग हैं, हमारा जो दल है, हमारा जो परिवार है, इन सब चीज़ों को आज हम आज के दिन हमने इसको एक रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में युवा इंजीनियर की हत्या के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 180 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जिस आईडी से फेसबुक पर पोस्ट किए गए उस आईपी एड्रेस को ट्रेस कर लिया गया है। वहीं इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। फेसबुक पर पहुंचा पुलिस का दिया नोटिस। ये फेसबुक अकाउंट उस शख्स का है जो खुद को हिंदू राष्ट्र सेना का मुखिया बताता है। इस नोटिस में पुलिस ने धनंजय देसाई को कहा था कि वो भड़काऊ भाषण देना बंद करे और इस पर पुलिस को जवाब दे। पुलिस को जवाब देने की बजाय धनंजय ने इसे कचरा बता दिया। अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा कि ऐसे नोटिस आते रहते हैं और घर पर धूल खाते हैं। ये भड़काऊ भाषण देने का मामला मार्च महीने का है, लेकिन ये तो धनंजय के कारनामों की सिर्फ एक बानगी है। धनंजय वही शख्स है जिसके खिलाफ अब तक 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें वसूली, धमकाना और दंगे जैसे आरोप शामिल हैं। ये वही आदमी है जिसने एक न्यूज नेटवर्क पर हमला करवाया और फिर बाद में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी कई हरकतें करता रहा। मार्च महीने में जब धनंजय पुलिस को चिढ़ा रहा था, तभी उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। वो एक बार फिर से हरकत में तब आया जब किसी शख्स ने बाल ठाकरे और शिवाजी की फोटो को मॉर्फ करके फेसबुक पर डाल दिया। आरोप है कि इन फोटो के अपलोड होते ही लोग भड़क गए। पुणे में कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस तब भी कुछ करती हुई नहीं दिखी। मीडिया ने इस पूरी घटना की अनदेखी की कोशिश की। जो कुछ पुणे में हो रहा था उसे दिन रात के कवरेज में तब्दील नहीं किया गया। लेकिन ये घटनाक्रम तब भी खत्म नहीं हुआ। जो आग फेसबुक पर लगाई गई थी वो पुणे और उसके आसपास के इलाकों में लगातार धधक रही है। शनिवार से शुरू हुआ तांडव कुछ देर के लिए थमा तो, लेकिन 48 घंटे बाद और भी बुरी शक्ल में दिखाई दिया। सोमवार को जब 24 साल का मोहसिन सादिक शेख नमाज अता करके लौट रहा था तो उस पर हमला हो गया। पीटने वालों में 6 लोग शामिल थे और उनके साथ कई सहयोगी भी थे। इन सब पर हिंदू राष्ट्र सेना का होने का आरोप है। जब सादिक शेख पर हमला हुआ तब उसका दोस्त रियाज साथ में था। रियाज इस पूरी वारदात का चश्मदीद है। जो रियाज उसके साथ बाइक जो पीछे बैठा था वो डब्बा लेकर आया, मस्जिद से मोहसिन जैसे ही निकला तो रियाज ने बताया कि वो पहले वहाँ 2-4 लोग रुके, तो उन्होंने फ़ोन किया। फिर पीछे से सब गाड़ियों पर कम से कम 20-25-30 लोग आए और उन्होंने बगैर कुछ सवाल बगैर कुछ पूछे पहले उसे मार दिया। पहले मुंह पर मार दिया या माथे पे मार दिया। जब गिर गया तो उसके ऊपर फिर वो ईंट वगैरह वो जो पद बनाते वो डाले फिर और जोर से हॉकी रॉड से मारे और फिर वहाँ से पूरा चले गया। वो 15 मिनट तक वो दोस्त उसका किसी तरह जान बचा कर वहाँ से भाग कर निकल गया। उसने जाकर फिर उसके भाई को इतला दी और फिर उसके दोस्त को इतला दी। फिर जब तक जाकर आने तक वो 15 मिनट वहीं अकेला पड़ा रहा। इतने में पुलिस की गाड़ी आई, फिर उन्होंने पुलिस की गाड़ी में डालकर उसको वहाँ पर हॉस्पिटल ले गए।
सादिक शेख एक आईटी इंजीनियर था और उसका फेसबुक पर किसी भी आपत्तिजनक फोटो से कोई भी लेना देना नहीं था। इसकी पुष्टि अब राज्य के गृह मंत्री कर रहे हैं। इस केस में जिस युवक का मृत्यु हो गया उसका कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसे मारा गया। जिस संगठन ने ये काम किया है, हिंदू राष्ट्र सेना, उनकी बाकी की जो एक्टिविटी है उनका भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसमें जो आरोपी थे पकड़े गए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सादिक की इतनी पिटाई की गई कि उसने दम तोड़ दिया। उसका परिवार शोलापुर का रहने वाला है। उनके पास अब सिर्फ इंसाफ की आस है कि जिसका नुकसान हुआ है उसकी नुकसान भरपाई की पूरी कोशिश करें और गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिलने के लिए पूरा कानून को जल्दी से जल्द फास्ट ट्रैक पे डालकर इसको निकालना है। सादिक नौकरी के लिए शोलापुर से पुणे गया था, जो अब आईटी का केंद्र है। यहाँ देश भर से लोग नौकरी के लिए आते हैं। सादिक भी उन्हीं में से एक था। उसका दोस्त रियाज कोल्हापुर का रहने वाला है। अपने दोस्त की हत्या के बाद रियाज सब कुछ छोड़ घर लौट आया है। सादिक की हत्या क्यों हुई और रियाज क्यों बख्श दिया गया, इसकी गुत्थी भी अब सुलझती दिख रही है। रियाज का कहना है कि सादिक को उसकी धार्मिक पहचान दिखाने के चलते निशाना बनाया गया। सादिक धार्मिक उन्माद और नफरत का शिकार हुआ है, ये अब और साफ होता जा रहा है, क्योंकि सादिक और हमलावरों की कोई पुरानी रंजिश या लड़ाई सामने नहीं आई है और ना ही ये साबित हुआ है कि फेसबुक पर किसी भी तरह की फोटो पर कमेंट करने वालों में सादिक भी था। सादिक और रियाज के परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। हत्या के बाद एक किस्म का दबाव इन परिवारों पर रहा है कि खुलकर मीडिया को कुछ ना बताया जाए। पुणे के कमिश्नर भी 2 दिन तक कुछ नहीं बोलना चाहते थे। अब बोले हैं तो सिर्फ गिरफ्तारियों के आंकड़ों पर। पूछताछ चालू है, पहले 7 पकड़े थे, फिर और पूछताछ हुई, आज आंकड़ा 17 पे आ गया है, तो इससे आपको पता ही चल रहा है कि पूछताछ जारी है। रियाज चश्मदीद है, इसलिए उसे डर है, लेकिन पुणे कमिश्नर के पास इसका जवाब नहीं कि वो 2 दिन तक लोगों के बीच में भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पाए। क्यों पुलिस ऐसी कोशिश करती दिखी कि पीड़ित के परिवार पर ही दबाव बनाया जाए। सवाल कांग्रेस एनसीपी के मंसूबों पर भी उठ रहा है। उसने शुरुआत झड़पों और माहौल खराब होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री अब सिर्फ अपराध की गंभीरता बताने में लगे हैं। That's a very serious situation. I think people have been arrested and we will take a very serious view of anybody who is trying to disturb the peace. पुलिस अब उन लोगों को गिरफ्तार करने में लगी है जिन्होंने शहर में दंगे भड़काने की कोशिश की। 180 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है कि ये सब हत्या के बाद क्यों हो रहा है। पुलिस अब तक उस सर्वर तक भी नहीं पहुंच सकी है जहां से इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई। पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल ये बताने में अब तक नाकाम रही है कि किसने सबसे पहले आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर अपलोड किए और उनकी मंशा क्या थी। इस बीच केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से इस पूरी घटना की 24 घंटे में पूरी जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे से ही थोड़ी दूर नांदेड़ में अब ये नोटिस भी जारी किया है कि जो भी व्यक्ति भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री को लाइक करता हुआ या फिर उसे शेयर करता हुआ देखा गया तो मामला उसके खिलाफ भी बनेगा। पुणे से इम्तियाज और मुंबई में योगेश के साथ अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सड़कों पर कूड़ा उठाते बच्चों को देखकर उनकी पहली नजर में बाल मजदूरी का ख्याल आता है, लेकिन असल में कहानी बंधुआ मजदूरी से जुड़ी है। दरअसल ये बच्चे परिवार से दूर ठेकेदारों के जरिए राजधानी में दाखिल होते हैं और बच्चों को लेकर काम करने वाले संगठनों का इशारा मानव तस्करी की ओर भी है। महीना कितना मिलता है? महीना 2000। कौन देता है? मालिक। और कितना मिलता है महीना? 1000 के। कौन देता है? मालिक। हाथ में बोरी और कूड़े में काम की चीजें ढूंढती नजर, न गंदगी और बदबू से परेशानी और न ही झुलसाते सूरज की फिक्र। सड़कों पर कूड़ा चूनते ऐसे बच्चे आपको कहीं भी दिख जाएंगे जो उनके लिए दिहाड़ी है। इन्हें देखकर पहली नजर में बाल मजदूरी का भ्रम होता है, क्योंकि धंधे की तह में जाएंगे तो बंधुआ मजदूरी की कहानी सामने आती है। कहाँ घर है? घर कहाँ पे है? घर बिहार, कलकत्ता। कलकत्ता। परिवार सब वहीं रहते हैं, माँ पिताजी। तुम एक चीज बताओ, ठेकेदार के पास कितने बच्चे होंगे? 20-25 होंगे। फोटो बना रहे हैं। दरअसल 5 से 13 साल तक की उम्र के इन बच्चों को ठेकेदार बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और असम से दिल्ली सप्लाई करते हैं। इसमें इनके गरीब और मजबूर माँ बाप की मंजूरी भी शामिल होती है।
दिल्ली आते ही ये मासूम पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं और पैसे भी रोजाना नहीं मिलते। कूड़े के वजन और उम्र के मुताबिक हिसाब महीने भर का होता है। आप महीना देते हैं? हाँ, महीना पर आता है तो वही मैंने कितना बच्चा है आपके पास? हमारा बच्चा है 6 गो। सेव द चिल्ड्रन के सर्वे पर अगर गौर करें तो इसके मुताबिक दिल्ली के हर 5 स्ट्रीट चिल्ड्रन में एक बच्चा कूड़े के कारोबार में है। पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में हालात ज्यादा खराब हैं। हर 4 स्ट्रीट चिल्ड्रन में एक बच्चा इस कारोबार से जुड़ा है। दिल्ली में करीब 51,000 स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जिनमें से करीब 10,000 कूड़ा उठाने के काम में लगे हैं। बचपन बचाओ सरीखे संगठनों को इसकी खबर तो है, लेकिन उनकी माने तो इस धंधे में मानव तस्करी और दूसरे कई तरह के गिरोह भी जुड़े हैं। लगभग 7 बच्चे हर घंटे में गायब होते हैं और उनमें से लगभग 45% बच्चे यानी कि 3 बच्चे मिलते ही नहीं है, लापता हो जाते हैं। उधर एनसीपीसीआर की माने तो उनके हाथ में अधिकार नहीं, फिर भी ऐसे बच्चों को लेकर उन्होंने राज्य सरकारों को अपना सुझाव भेजा है। हमने राज्य सरकारों को इस चिट्ठी लिखी है, उनका एक सर्वे करवाएं ताकि पता चले कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट्स पर हैं। डॉक्टर की माने तो गंदगी में रोजी रोटी तलाशते देश के भविष्य का वर्तमान खतरे में है। डायरियाज आ जाएंगे, डिहाइड्रेशंस आ जाएंगी, डायसेंट्रीज आ जाएंगी, टाइफाइड आ जाएगा, जिसको साल्मोनेलोसिस कहते हैं, शिगेलोसिस बीमारी, बेसिलरी डायसेंट्री, उसके बाद कॉलरा, उसके बाद में वर्म इन्फेस्टेशंस हो सकती हैं। सरकार सामाजिक व्यवस्था के सुधार का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन बाबा आदम जमाने की बुराइयां आज भी पांव पसारे हैं। कूड़े और कबाड़ के लिए ये बचपन किराए का है। आज के दौर में एक ऐसा सामाजिक अपराध जो पुराने दौर के बंधुआ मजदूरी की याद ताज़ा कर दे, ऐसे में सवाल सरकारी नीति और नीयत पर उठ रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज कुमार और सुधीश राम के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।